हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज CTET के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है वह है विकास की अवधारणा। यह चाइल्ड साइकोलॉजी का CDP का आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि CTET के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवधारणा और इसके अधिगम से संबंध। इस आज के टॉपिक के मुख्य बिंदु हैं आपके पास विकास की अवधारणा किसे कहते हैं, विकास के अभिलक्षण क्या हैं, विकास के आयाम क्या है, अधिगम क्या है, विकास का अधिगम से संबंध क्या है तथा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। आज के हमारे टॉपिक के यह मुख्य बिंदु हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा किसे कहते हैं? तो विकास का अर्थ होता है जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाले परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। विकास कभी भी, दूसरा पॉइंट है कि विकास कभी भी नहीं रुकता, परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर संबंधित होता है। विकास कभी भी नहीं रुकता, परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी यह संबंधित होती है। तीसरा है विकास अवधारणा से संबंधित होता है। विकास वातावरण से संबंधित होता है। तीसरा पॉइंट है विकास वातावरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट है यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणात्मक एवं स्वरूप के परिवर्तन का संकेत होता है। अर्थात मात्रात्मक यानी कि केवल उसके वजन बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से उसको विकास नहीं कहते हैं, बल्कि विकास उसमें गुणवत्ता में विकास होता है, उसके स्वरूप में, अर्थात चतुर्दिक विकास को ही हम परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। विकास की दर, अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट, विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। क्या कहा गया? विकास की दर अर्थात विकास का जो रफ्तार है उसे विकास की दर कहते हैं। सीमा में अंतर अर्थात वह जो लगातार परिवर्तन होने वाली गति है उसको कह रहे हैं सीमा में अंतर, इसमें समानता पाई जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं यह रेशियो में अनुपातिक दृष्टि से विकास होती है, इसीलिए इसे हम समानता पाई जाती है, आंतरिक समानता पाई जाती है। विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। उसके बाद है कि अभिवृद्धि। नेक्स्ट है अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों में कद, भार या आकार में वृद्धि होने पर भी वे भौतिक, सामाजिक, भावात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। कहने का मतलब जैसे एक ही कक्षा में कई बच्चे पढ़ते हैं, किसी के भार अलग होते हैं, किसी के कद अलग होते हैं, किसी का आकार अलग होते हैं, और उसी अनुसार उन बच्चों में उनकी भौतिक अर्थात शारीरिक बनावट, सामाजिक अर्थात जिस समाज से आते हैं उसका, भावात्मक उनके जो इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, बौद्धिक उनकी बौद्धिक अर्थात सबों का बुद्धि का भी स्तर अलग अलग होता है। कोई जल्दी समझते हैं, कोई देर से समझते हैं, कोई एक बार में याद कर लेते हैं, किन्हीं को कई बार याद करने में समय लगता है। इसे बौद्धिक पहलू में विशेष कार्यानुभव होने वाले हो सकते हैं। अगला है कि सातवां पॉइंट है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है। अर्थात जैसे जैसे उसका विकास होता है, विकास होने के साथ साथ उसमें अनुभव भी आते हैं और उससे नवीन क्षमता अर्थात नई क्षमताओं का प्रकट होता है, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसीलिए शायद इसे बहुआयामी प्रक्रिया कही गई है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो विषय है इस पर आगे बढ़ते हैं। क्या है? आगे हमारा टॉपिक है कि कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाले होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिनका मापन करना बहुत ही कठिन होता है। क्या कहा गया? कार्य और व्यवहार, जो व्यक्ति कार्य करता है जिसमें विकास होता है और कार्य के साथ साथ उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, अर्थात परिष्कार का मतलब उसमें निपुणता आती है, उत्कृष्टता आती है, उसे परिष्कार कहा जा रहा है। परिष्कार का संकेत देता है, देने वाला होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा कार्य में उत्कृष्टता आती है, निपुणता आती है, क्लैरिटी होती है, इसी को कहा जाता है विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिनका मापन करना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट है विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द होता है। विकास से पता चलता है कि उस व्यक्ति में चतुर्दिक विकास हो रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास हो रहे हैं। जैसा कि ऊपर हमने अभी चर्चा किया अगले बिंदुओं में, विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द होता है। इसमें वृद्धि भी सम्मिलित रहती है तथा उन सभी परिवर्तनों को भी समाविष्ट करता है जो जीवधारी के आंतरिक
स्तर पर होते हैं। यह शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और सौंदर्य बोध जैसे विकास के सभी पहलुओं का अपने में समाविष्ट करता है। अर्थात विकास का शाब्दिक अर्थ होता है शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और सौंदर्य बोध, यानी कि उसकी रूप आकृति में भी परिवर्तन होता है, जैसे विकास के सभी पहलुओं का अपने में समाविष्ट कर लेता है। जब विकास की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में इन सभी बिंदुओं पर उसका जो गुणोत्तर वृद्धि होती है उसे हम विकास कहते हैं। अगला है पॉइंट हमारे पास कि बालक के क्रमबद्ध होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला ही विकास कहलाती है। सभी शब्दों को यदि निचोड़ कहा जाए तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन को ही हम क्रमिक श्रृंखला में विकास कहते हैं। अरस्तु साहब का कहना है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि विकास क्या है मनोवैज्ञानिक की परिभाषा के अनुसार, तो अरस्तु का आप याद रखेंगे, बहुत संक्षिप्त है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। ठीक है। अब हमारा दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है विकास के अभिलक्षण। अब यह विकास के अभिलक्षण क्या है? विकास व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है, यह इसके लक्षण है, अभिलक्षण है। दूसरा क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जब बच्चे की वृद्धि शुरू होती है और विकास दोनों एक साथ शुरू होते हैं, परंतु विकास जो होता है वह बहुत तेजी से होता है, जब उतनी तेजी से उसकी वृद्धि नहीं होती, इसीलिए कहा गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तीसरा है कि सरल से विशिष्ट की ओर जाता है। चौथा है कि एकीकरण से क्रियात्मक होता है, एकीकृत से क्रियात्मक होता है, अर्थात एक एक क्रियाओं का करके उसमें विकास होता है जिससे कि वह सीखते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए इसे क्रियात्मक कहा गया है। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात जो डेवलपमेंट होते हैं, विकास होते हैं, वह मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसा कि ऊपर में अभी हमने चर्चा किया कि शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, सौंदर्य आदि इन सभी क्षेत्रों में विकास को मिलाकर के हम इसे क्या कहते हैं? एक बहुआयामी विकास कहते हैं। विकास क्या होता है? लचीला होता है, अर्थात समय के साथ यह परिवर्तनशील होता है। जैसी परिस्थिति होती है, जैसा वातावरण बनता है, उसी हिसाब से विकास होता है, इसलिए इसे लचीला भी कहा गया है। मात्रात्मक विकास और परिवर्तन भी होता है। इसमें मात्रात्मक अर्थात नंबर सिस्टम भी विकास होता है, अर्थात 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना। और विकास में क्या होता है? उसका परिष्कृत रूप आगे बढ़ करके निकल के आता है, जय गुना में वृद्धि होती है, इसलिए इसे मात्रात्मक विकास भी कहा गया है। प्रासंगिक भी होता है, अर्थात कहीं न कहीं विकास उसका कोरिलेटेड होता है उसके कई जगहों से, अर्थात आनुवंशिकी, वातावरण, व्यक्ति की परिस्थिति, ये सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से विकास के लिए सहयोगात्मक होते हैं, इसलिए कहा गया है कि इसके विकास प्रासंगिक होते हैं। दर गति में व्यक्तिगत अंतर, दर गति में व्यक्तिगत अंतर, अर्थात क्या हुआ? विकास के पहले की अवस्था और विकास के बाद की अवस्था जब हम दोनों में तुलना करते हैं तो वह क्या होता है? व्यक्ति का विकास जो होता है वह क्या है? व्यक्तिगत अंतर कहलाता है। यह हो गया व्यक्तिगत अंतर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट था आज के मुख्य बिंदु का, तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, विकास के आयाम। विकास के आयाम कितने हैं और विकास के आयाम क्या क्या हैं? विकास के आयाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। विकास के आप देखेंगे विकास के 6 आयाम हैं। विकास को कैसे हम निर्धारित करते हैं? तो विकास के 6 आयाम हैं। पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, उसके बाद है चौथा है आपका क्रियात्मक विकास, पांचवा है सामाजिक विकास और छठा है भाषाई विकास। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास किसे कहते हैं? तो शारीरिक विकास उसको कहा जाता है जो बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होता है शरीर में, बाह्य और आंतरिक, अर्थात बाह्य से हो गया कि अगर शरीर की आकृति बढ़ती है उसी के अनुपात में हमारे शरीर का आंतरिक लीवर, किडनी, लंग्स, है ना, सभी कुछ का विकास परिवर्तन होता है। जैसा यदि नया बच्चा है और वही 20 साल के 25 साल के बच्चे होते हैं तो उसके शारीरिक परिवर्तन, आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन होते हैं, इसको शारीरिक विकास कहते हैं। बालक की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण, व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चों की, उनकी रुचियां बदलती हैं, परिवर्तित होती, इच्छाएं, दृष्टिकोण, व्यवहार, शारीरिक वृद्धि, विकास सभी एक दूसरे में विकास होता है और सभी उनके विकास पर निर्भर करते हैं। अतः शिक्षकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को इसीलिए शिक्षकों को चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय पढ़ाया जाता है जिससे कि बच्चों में होने वाले विकास को समझ सके।
उसके बाद है इसी में विकास आयु स्तर पर बालकों के विकास शिक्षक पहचान सकते हैं, अर्थात बच्चों में जो विकास होता है उसकी सही पहचान शिक्षक ही कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनकी पढ़ाई जब होती है बीच बीच में टर्मिनल, छमाही, वार्षिक विभिन्न तरह की परीक्षाएं ली जाती है, जिससे बच्चों के विकास का सही आकलन एक शिक्षक ही कर सकता है, वह माता पिता नहीं कर सकते हैं। माता पिता का आकलन का दूसरा पैमाना होता है, लेकिन शिक्षक के लिए परीक्षाएं उसकी पैमाना होती है कि उसके बच्चों में विकास कैसे हो रहा है। उसके बाद मानसिक विकास, जिनके परिणाम स्वरूप मानसिक विकास, जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बच्चे को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, वह उसको किस तरीके से सॉल्व करता है, कम समय में कितनी तीव्रता से, कितनी निपुणता से, कितनी तीक्ष्णता से, इस बातों को ध्यान में रख करके जब वह जवाब देता है तो इससे पता चलता है उसमें मानसिक विकास हो रहा है। संज्ञानात्मक विकास दूसरा बिंदु है। संज्ञानात्मक विकास की जानकारी के अभाव में शिक्षक इससे संबंधित समस्याओं को निवारण नहीं कर सकेंगे, अर्थात शिक्षक को इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह बच्चों के विकास का आकलन कर सकेंगे। तीसरा है संवेगात्मक, अर्थात भावात्मक या इमोशनल। भावात्मक किसे कहते हैं? ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। माता पिता, मित्रों, शिक्षकों सबके साथ जो उसका एक भावात्मक जुड़ाव होता है, जिससे कि उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, उसी से क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास होता है। उसी के दौरान उसमें भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि सभी जो व्यवहारिक गुण होते हैं उसमें विकास होता है, इसमें उसकी भावनाएं विकसित होती है। तीसरा है संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक प्रभाव भी पड़ता है। संवेगात्मक का सबसे अधिक प्रभाव परिवार के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं, क्योंकि बच्चे अधिक से अधिक समय अपने माता पिता के साथ रहते हैं और इससे क्या होता है कि उसके अंदर संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। आखिरी है विद्यालय परिवेश, अर्थात क्रियाएं व उचित संगठन से अध्यापक बालक के संवेग में सुधार करता है। किस तरीके से? विद्यालय के परिवेश में वहाँ का जो वातावरण है, परिवेश है, बच्चों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, इन सबों को मिला करके संगठन से उस अध्यापक और बालक में संवेगात्मक सुधार होता है। अगली कड़ी है क्रियात्मक सुधार। क्रियात्मक से पता चल रहा है होने वाली क्रिया, अर्थात कौन कौन सी क्रिया होती है? शक्ति की कार्यशक्ति, व्यक्ति की कार्यशक्ति, क्षमता और योग्यताएं। व्यक्ति में, छात्र में, बालक में, बालिकाओं में कैसे विकास होता है? शारीरिक रूप से कार्य करने पर वही कहा गया है कि व्यक्ति की कार्यशक्ति, क्षमता और योग्यता का विकास होता है। इसके आधार पर बालक को कौशलों का भी विकास होता है। बालक के अंदर कई तरह के कौशल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हुए हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। सामाजिक विकास, बच्चे समाज में रहते हैं तो उसमें कुछ सामाजिक चेतना आती है, जिससे उसके अंदर में कि सीखने का पहलू, चरित्र निर्माण, व्यवहार, ये सभी उसमें परिवर्तन आते हैं, इसलिए शायद इन्हें सामाजिक विकास कहा जाता है। और परिवार से ही बच्चा सीख करके आता है, इसीलिए शायद परिवार को भी प्रथम पाठशाला कहा गया है। आखिरी है भाषाई विकास। भाषा के आधार पर, अर्थात बच्चा माता पिता से ही सबसे पहले भाषा सीखता है और यही कारण है कि माता पिता से ज़्यादा वह भावात्मक रूप से जुड़ा रहता है, क्योंकि वह माता पिता के भाव, भाषा, भाव, संवेग को समझता है और उसी तरीके से विद्यालय में आकर के उसमें विकास भी होता है। तो भाषा के विकास को ही संज्ञानात्मक विकास समझा जाता है। बहुत सटीक आपके पास परिभाषा है क्या कि भावात्मक क्या है, कि भाषा के विकास को ही हम संज्ञानात्मक विकास समझते हैं। अब बारी आती है अधिगम। प्रश्न पूछता है आपका, अधिगम किसे कहते हैं? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। गेट्स साहब का कहना, अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है? अधिगम है। गेट्स साहब का कहना है कि अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो साहब का कहना है कि सीखना ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, यानी कि जिसे हम सीखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आखिरी बिंदु को बढ़ते हैं, विकास का अधिगम से संबंध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे CTET के लिए। विकास का अधिगम से संबंध, विकास मतलब डेवलपमेंट, और सीखने कैसे, डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे हम सीखते हैं उस पर चर्चा हो रही है। आपस में घनिष्ठ संबंध है, किसमें? विकास और अधिगम में। दूसरा है मानसिक विकास अधिगम से संबंधित होता है, अर्थात जैसे जैसे मानसिक विकास होगी उसी हिसाब से हम मानसिक बातों को सीखेंगे, समझेंगे। जैसा मानसिक विकास होगा वैसे ही हमारी अधिगम की क्षमता तीव्र होगी, जल्दी सीखेंगे, अच्छे तरह से सीखते हैं। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच विकसित करना तथा अधिगम पर अधिगम का ही प्रभाव होता है। आखिरी है बालकों का समूह में अधिगम, अर्थात बच्चे समूह में रहकर भी बहुत बातें सीखते हैं, दोस्तों की मंडली बनाकर, ग्रुप बनाकर और ग्रुप समूह में कार्य करके बहुत सारी बातों को सीखते हैं, इसीलिए कहा गया कि बालकों का समूह में अधिगम। अब लास्ट है विकास की अवस्थाएं। विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था कहते हैं जन्म से लेकर के
गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की। दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था, इसे कहते हैं जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को। बाल्यावस्था होती है तीसरी अवस्था, इसे कहते हैं 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था को। किशोरावस्था कहते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को। युवावस्था कहते हैं 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवस्था को। प्रौढ़ावस्था कहते हैं 25 वर्ष से 55 वर्ष की अवस्था को। और वृद्धावस्था कहते हैं 55 वर्ष से मृत्यु पर्यंत की। इस तरीके से हमने यह CTT के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर आज हमने अपने जो टॉपिक आपको दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके CTT के लिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसका लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।